तो हेलो बच्चों, नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज हम आपका जो क्लास 12 का अर्थशास्त्र का बहुत बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर आपने पिछले साल सबसे बेस्ट सॉल्यूशन दिया, और पता होगा कि पिछले साल इकोनॉमिक्स का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन देने वाला सभी सब्जेक्ट का हमारा ही चैनल था। तो बोर्ड आवर चैनल से जो बच्चे नहीं जानते, बहुत ही पुराना चैनल है, जुड़ जाइए। बोर्ड आवर हमारा चैनल है और आपको इसका पीडीएफ भी दिया जाएगा सॉल्यूशन का। ठीक है, तो आप लोग चैनल से बने रहिएगा। पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा वीडियो को लास्ट में बता दूंगा। इसके अलावा एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा था बच्चों, नवाबा भी हमारा ही चैनल है, ठीक है, तो उसको भी जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट क्लासेस ली जा रही हैं, तो दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए जरूरी है। और टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम में 1400 से ज़्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं हमारा, तो टेलीग्राम ग्रुप आपको दिख रहा होगा बच्चों। तो ये दोनों टेलीग्राम ग्रुप का अगर आप नाम लिख के सर्च कर पाओ तो ठीक है, अन्यथा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक दे दिया, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना एकदम जरूरी है। वहाँ से जाकर लिंक से जुड़ जाइएगा, ठीक है। अगर लिंक से नहीं जुड़ पाते तो फिर नाम लिख के सर्च करना टेलीग्राम ग्रुप में, लेकिन जुड़ जाना। अब चलिए सॉल्यूशन पर चलते हैं। आपको देखिए बच्चों, इससे पहले मैं बता दूं कि 40 क्वेश्चन से सभी एक नंबर के हैं, और एक भी क्वेश्चन के लिए सभी क्वेश्चन एक नंबर के, और एक भी क्वेश्चन गलत के लिए आपको एक भी अंक काटा नहीं जाएगा। तो कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के मत आ जाना। अब चलो यहाँ पे देखो कौन सा क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं की एक्स और वाई के लिए उत्पादन संभावनाएं इस प्रकार से दी हुई हैं। वस्तु एक्स का दिया हुआ है और वस्तु वाई का दिया गया है, तो उत्पादन संभावना वक्र कैसा होगा। तो देखिए वस्तु एक्स जब यहाँ पे आप लोग प्लॉट करिएगा, वहाँ पे एक्स वस्तु के लिए और वाई वस्तु के लिए अगर ऊपर प्लॉट कीजिएगा तो आपको एक चीज़ नजर आएगा कि यहाँ पे 10 होगा, शुरू में 0 के लिए 10 है, फिर 8 है, फिर 6 है, फिर 4 है, 2 है, फिर 0 है। तो मतलब कि ये वक्र ऐसे खिंचा रहा है, ठीक है। और ये वक्र आप देख पा रहे होंगे कि इसका जब आप ढाल निकालोगे, इसका ढाल कैसे निकाला जाता है, dy/dx अगर करके इसका कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पे मैं छोटा सा देखना चाह रहा था यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे तो आपको dy/dx नेगेटिव मिलेगा, है ना। तो नेगेटिव इसका ढाल होगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऋणात्मक ढाल और एक सरल रेखा प्राप्त होगा। देखिए सरल रेखा था और साथ ही साथ ऋणात्मक ढाल था, इसका ढाल ऋणात्मक हो जाएगा और सरल रेखा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड नंबर देखो क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या है। तो केंद्रीय समस्या आप लोग को याद रखना है कि क्या क्या होती है। केंद्रीय समस्या में 3 चीज़ आते हैं। क्या उत्पादन करना है, ठीक है, याद रखिए क्या उत्पादन करना है। दूसरा में क्या होता है, कैसे उत्पादन करना है, ठीक है। और तीसरा में होता है किसके लिए उत्पादन करना है, ठीक है। तो ये तीनों में से जो दिखेगा तो उसको सही मारेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिख कर रहा है, तो सेकंड का हमको डी नंबर दिख रहा है, किसके लिए उत्पादन हो, तो डी ऑप्शन आपका इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो क्या पूछ रहा है, ये सभी चीज़ें आप लोग पढ़ कर लीजिएगा बच्चों। सभी मॉडल टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन एकदम मैं करवा रहा हूँ, तो सभी को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। अर्थशास्त्र में शब्द व्यष्टि मतलब माइक्रो और समष्टि मतलब मैक्रो का सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने प्रयोग किया था। देखो बच्चों, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में बांटा, और इसके कारण आज देखिए मतलब अर्थशास्त्र में इतना ज़्यादा प्रगति हुई, और दोनों भी मतलब कि अर्थशास्त्र को 2 भागों में पढ़ा जाने लगा। तो 3 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रेगनर फ्रिस, इन्होंने ही माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में बांटा था। आगे देखिए क्या पूछ रहा है कि एक किसान खेतों की जुताई के लिए ट्रैक्टर और हल बैल के बीच किसी एक तकनीक का चयन करता है। उसको ये चयन करना है कि ट्रैक्टर से हल जोते या हल बैल से जोते, ये उसके पास एक समस्या है। क्या उसका यह चयन अर्थव्यवस्था की किस केंद्रीय समस्या से मेल खाता है। तो किस समस्या से मेल खाता है, क्या उत्पादन करे, ये तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्या उत्पादन करे उसको पता है, कैसे उत्पादन करे यही उसको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। कि या तो बैल लें और या तो ट्रैक्टर लें, क्योंकि किसके लिए उत्पादन किया जाए तो वो तो उपभोक्ता के लिए किया जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, बाजार में बेचा जाएगा। लेकिन कैसे उत्पादन किया जाए ये उसके पास समस्या है कि मैं ट्रैक्टर का यूज़ करूं या हल बैल, किसमें मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा किसान के लिए। तो चौथा का आपका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, कैसे उत्पादन करें, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन का अगर आपको नहीं समझ में आता है आंसर, तो आप एग्जाम में कैसे छाटे, क्या उत्पादन करें ये तो उसको पता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ किसके लिए उत्पादन करें, अभी मैंने समझाया था, ये दोनों आप लोग का नहीं हो जाएगा। वो तो पता है कि किसके लिए उत्पादन, कितनी मात्रा में उत्पादन करें, बैल से उत्पादन करो या ट्रैक्टर से, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। सिर्फ उसके पास श्रम का मेहनत है और श्रम के लागत का अंतर है, तो लागत के अंतर है मतलब कैसे उत्पादन करें, ठीक है। आगे देखो क्या पूछ रहा है कि किस अर्थशास्त्री के अनुसार उपयोगिता को मुद्रा में मापा जा सकता है। तो ये भी आपको यूटिल्स में नापा जाता है, आपको पता होगा। तो ये किस में ने बताया था कि उपयोगिता को मुद्रा में नापा जा सकता है, किस अर्थशास्त्री ने, तो 5 का बी नंबर आपका सही हो जाएगा, अल्फ्रेड मार्शल ने, ठीक है। अच्छा बच्चों, आगे वीडियो में जाने से पहले मैं एक ऐप के बारे में बता देना चाह रहा हूँ, जिस ऐप में अगर आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हो तो वहाँ पे सर्च करके आप उसका आंसर पा सकते हो। तो वो ऐप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दे दिया है, लेकिन चलिए उस ऐप के बारे में पहले आपको कुछ बता दूँ। मैं अब आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊँगा जो आपके स्टडी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, या फिर कोई कंसेप्ट आपको समझ में ना रहा हो, बोर्ड्स हो या जेईई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर कर सकते हैं 3 ईजी स्टेप्स में। सबसे पहले ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में जाकर इसे डाउनलोड करें।
अपने फ़ोन नंबर को फिर इजीली साइन अप कर लें। अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें या फिर उसे टाइप करके सबमिट कर दें और फिर फिलो ऐप आपको जोड़ देगा 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। इस ऐप का डाउनलोड लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है, तो जाके डाउनलोड करो और मेरा रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे 10% ऑफ में आपको मिल जाएगा फिलो ऐप। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक व्यक्ति 4 गोलगप्पे का उपयोग करता है और उस व्यक्ति का व्यक्तिगत इकाई से क्रमशः 15 यूटिल्स। आप लोग को बच्चों पता होगा कि संतुष्टि वाला जो आप लोग पढ़े होंगे कि सेटिस्फाइड जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, इक्विलिब्रियम इंग्लिश में मैंने पढ़ा है, हिंदी में थोड़ा सा मुझे दिक्कत है, फिर भी आपको समझा देता हूँ। इक्विलिब्रियम में कुछ इस तरह से करके पढ़ा जाता है कि इक्विलिब्रियम सेटिस्फेक्शन में कि आप लोग का जो 15 यूटिल्स एक में मिलता है, फिर 12, फिर 10, फिर 8 प्रति इकाई जो आपका जो संतुष्टि का दर होता है वो घटता जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिखा रहा है कि 15 यूटिल्स पहले से, सेकंड से 12 यूटिल्स, थर्ड से 10 यूटिल्स और फोर्थ से 8 यूटिल्स उपयोगिता मिलती है, ठीक है। तो उस गोलगप्पे को उपभोग से कुल कितनी उपयोगिता प्राप्त हुई, तो कितना होगा बच्चों, 15 + 12 + 10 + 8, सभी को जोड़ दोगे कितना आएगा, 45 यूटिल्स। तो DC ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो बच्चों 7वें नंबर में क्या पूछ रहा है कि 2 वस्तुएं रसगुल्ला और गुलाब जामुन के लिए बजट रेखा AB पेश है, ठीक है, आपको दिख रहा है, निम्न रेखा चित्र द्वारा दर्शाया गया है। क्या पूछा जा रहा है कि इन 2 वस्तुओं की कीमतें दिया हुआ है। पहला आपको दिया हुआ है गुलाब जामुन का, तो गुलाब जामुन के लिए PR है, तो PR इधर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और PG किसके लिए है, आपका रसगुल्ला के लिए, क्योंकि बाद में रसगुल्ला आया है, देखिए, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिए क्या लिखा हुआ है कि 2 वस्तुएं रसगुल्ला और गुलाब जामुन के लिए बजट AB रेखा को नीचे रेखा चित्र से दर्शाया गया। इन 2 वस्तुओं की कीमतें परसा PR आपका पहले रसगुल्ला दिया हुआ था, पहले रसगुल्ला का PR लिखाएगा बच्चों, तो यहाँ पे PR नीचे लिखाएगा, ठीक है। तो PR में लिख देता हूँ और देखिए फिर सेकेंड में लिखा हुआ है PG मतलब बाद में गुलाब जामुन है तो PG यहाँ पर जाएगा, ठीक है। अब देखिए पूछ रहा है कि इसमें बजट रेखा की ढाल क्या होगी, ठीक है। तो ये वाला यहाँ से कैसे लिस्ट मैंने बनाया देख लीजिए, यहाँ पे PG ऊपर जाएगा और PR नीचे आएगा, इसी में मिस्टेक होता है बहुत सारे से। तो क्योंकि रसगुल्ला पहले आया था, रसगुल्ला के लिए PR है, ठीक है। अब फिर जामुन है, क्रमशः दिया हुआ है, तो इसलिए ये दोनों सही होगा। क्रमशः जहाँ पे भी लिखा रहता है मतलब पहले का पहला बाद का बाद। अब यहाँ पे देखो नहीं तो उल्टा आंसर मार दोगे, ठीक है। और यहाँ पे PR पूछा है कि इन 2 वस्तुओं की कीमतें दे दिया गया, बजट रेखा की ढाल क्या होगी। तो ढाल अभी मैंने आपको बताया कि dy/dx हो जाता है बच्चों, dy/dx। तो y एक्सिस में मेरा PG है, तो PG ऊपर लिखेंगे बच्चों और नीचे क्या जाएगा ढाल में, नीचे चल जाएगा x वाला, तो PR हो जाएगा। तो PG/PR किस में दिख रहा है बच्चों, हमको B ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, क्योंकि PG/PR आपका B ऑप्शन में दिख रहा है। तो 7th का आपका B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 8th में देखिए क्या पूछ रहा है आप लोगों को कि निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है। तो वस्तु की कीमत है बच्चों 8 का ऑप्शन नंबर, हम 8 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। संबंधित वस्तु की कीमत भी है और उपभोक्ता की आय भी है, लेकिन साधनों की कीमत आपका आंसर सही हो जाएगा, ये कारक नहीं है। आगे देखो 9th में क्या पूछ रहा है कि यदि वस्तु X की कीमत कम होने से वस्तु Y की मांग कम हो जाती है, मतलब X की वस्तु की मांग कम होने पर Y की मांग कम हो जाती है, तो इन 2 वस्तुओं को क्या कहा जाएगा। देखिए बच्चों जब 2 एक ही जैसी वस्तुएं रहती हैं, प्रतियोगी वस्तुएं जब रहती हैं, तो एक का जब दाम मतलब कीमत कम होता है तो दूसरे की भी मांग कम हो जाती है, तभी कीमत कम होता है। तो प्रतियोगिताएं वस्तुएं सही हो जाएगा। 10th में देखो पूछ रहा है यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% की कमी आने से उसकी मांग मात्रा में 8% की वृद्धि हो जाती है, तो मांग की लोच आपको ज्ञात करने बोला है। तो मांग की लोच का फॉर्मूला याद रखिएगा, ED का क्या होता है कि मांग में अनुपातिक परिवर्तन, ठीक है। मांग में अनुपातिक परिवर्तन लिखिएगा और बटा में हो जाएगा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, या फिर परसेंटेज भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर चला जाएगा कितना बच्चों, आप लोग का 5% चला जाएगा। सॉरी, आप लोग का पहले मांग का देखना है, तो मांग का 8 दिया तो 8/5 और डिवाइड करोगे तो 1.6 आपका आ जा रहा है, ठीक है। तो 1.6 आपका सही हो जाएगा, ठीक है।
आगे देखो क्या पूछ रहा है कि निम्न में से किस वस्तु की मांग लोचदार होगी। किस वस्तु की मांग लोचदार होगी। तो मांग की लोचदार होने का मतलब क्या होता है बच्चों की मांग में कमी आने पर ज़्यादा खरीदते हैं, ठीक है, और मांग बढ़ने पर कम। तो यही हो जाता है मांग की लोचदार मतलब, समझ में आया। जब मांग में कमी आएगी तो उसके ज़्यादा लोग खरीदेंगे, और जब मांग में ज़्यादा बढ़ोतरी होगी तो लोग कम खरीदेंगे। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाना चाहिए। तो जीवन रक्षक गोलाएं वैसा चीज़ नहीं है, जीवन रक्षक दवाएं हमेशा ली जाती हैं, नमक भी आपका हमेशा लिया जाएगा और माचिस भी। लेकिन रेफ्रिजरेटर ऐसा है कि जिसमें आपका कमी आने पर लोग ज़्यादा खरीदेंगे जब इसका दाम कम होगा, कीमत गिरेगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्न रेखा चित्र में मांग रेखा AB के बिंदु G पर मांग की लोच क्या होती है। तो आप लोग को ये चित्र आप लोग को याद होगा बच्चों, जो ED का चित्र बनता है कि यहाँ पे आपका 1 के इक्वल हो जाता है ED, ठीक है, ED 1 के इक्वल होता है। यहाँ पे जो होता है ED मतलब मांग की लोच को कहा जा रहा है। तो ED ऊपर के लिए ग्रेटर देन 1 होता है, यहाँ पे इन्फिनिटी टेंड करता है और यहाँ पे 0 हो जाता है। तो यहाँ पे G का वैल्यू यहाँ पे तो फिगर में दिया हुआ नहीं है, आपको 12 नंबर का फिगर यहाँ पे दे दिया गया है, देखिए यहाँ पे। तो G देखिए ऊपर है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन 1 आंसर आपका सही हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन है ये, 12 नंबर क्वेश्चन है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13 में देखिए पूछ रहा है किस वस्तु है ना कि किस प्रकार की वस्तु की कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता उस वस्तु की मात्रा को अधिक खरीदना चाहते हैं। तो देखो बच्चों एक ही जो है जो किसी फॉर्मूला पर काम नहीं करता है बल्कि अलग तरह का है, गिफिन वस्तु का याद रखिए कि मांग का नियम इसमें लागू नहीं होता। निम्न कोटि की मतलब घटिया चीज़ें होती हैं जैसे कि मोटा अनाज हो गया, ठीक है। तो ऐसा आप समझ सकते हैं कि गिफिन वस्तु ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका मांग का नियम लागू नहीं होता है। जब इनका कीमत बढ़ता है तो इनकी वस्तु की मात्रा भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको याद रखना है इसमें, ठीक है। 14 नंबर में देखो यदि एक उपभोक्ता एक वस्तु पर अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च करता है तो उस वस्तु की मांग क्या होगी, है ना। तो 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेलोचदार, ठीक है। औसत स्थिर लागत वक्र का आकार होता है, ठीक है। तो ये कैसा होता है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आयताकार परवलयीय। आगे देखो क्या पूछ रहा है कि परिवर्ती साधन का औसत उत्पाद बढ़ता है जब। तो 16 नंबर का ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक होता है। फिर देखो 17 नंबर में पूछ रहा है कुल उत्पादन अधिकतम होता है जब सीमांत उत्पादन का मान। तो 17 का आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 0 जब शून्य होता है तब, ठीक है। आगे देखिए ये चित्र तो उसी का दे दिया गया है। अब आगे देखिए यदि कुल TP मतलब टोटल वैल्यू, टोटल प्राइस तथा प्रवृत्ति साधन की मात्रा Q है तो उस औसत उत्पाद का सूत्र होगा। तो क्या हो जाएगा, तो 18 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट है, TP/Q आपका हो जाएगा, है ना, टोटल प्राइस बाई Q क्वांटिटी। आगे देखिए पूछ रहा है कि यदि कुल उत्पाद TP तथा प्रवृत्ति साधन की मात्रा Q है तो सीमांत उत्पादक पूछ रहा है। तो सीमांत उत्पाद का यहाँ पे फॉर्मूला आप याद रखिएगा मार्जिनल का, बी ऑप्शन आपको यहाँ पे ठीक दिया है, डेल्टा TP/डेल्टा Q। आगे देखो कि पूछ रहा है कि जब औसत लागत सीमांत लागत से कम होती है तब औसत लागत क्या हो जाएगा। तो 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ती है। जब औसत लागत सीमांत लागत से कम होती है तब औसत लागत बढ़ जाती है। आगे देखिए क्या पूछ रहा है कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम उत्पादन के कितने स्तर की व्याख्या करता है। तो ये भी आपको जानना चाहिए कि 3 स्तर पर करता है। तो 3 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए पूछ रहा है कि अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है। तो ये यू आकार का होता है, ठीक है। तो यू आकार आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत का एक उदाहरण है। तो स्थिर लागत का उदाहरण आपका 23 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, स्थायी कर्मचारी का वेतन स्थिर लागत का उदाहरण है, ठीक है। आगे देखो पूछ रहा है कि औसत लागत और सीमांत लागत आपका आपस में बराबर होते हैं जब औसत लागत, तो 24 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, न्यूनतम होती है। जब औसत लागत न्यूनतम होती है तब ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। 25 देखो क्या पूछ रहा है कि किसी वस्तु की प्रति इकाई बिक्री से एक उत्पादों को प्राप्त राशि को क्या कहते हैं। देखो बच्चों क्या है, ये याद रखिएगा कि पूरा जब वस्तु को पूरी एक इकाई का यहाँ पे बात किया जा रहा है, प्रति इकाई मतलब एक इकाई जब पूरी होती है, पूरा जब आपको प्राप्त होता है राशि तो पूरा प्राप्त राशि को कुल आगम कहते हैं। लेकिन जब आपको एक वस्तु के बढ़ाने से जितना आपको प्राप्त राशि होता है एक इकाई बढ़ाने से तो सीमांत आगम होता है। लेकिन जब प्रति इकाई आपको पूछ रहा है कि एक उत्पादों को कितना प्राप्त राशि है तो औसत आगम में इसको चला जाएगा, ठीक है। तो 25 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
26 देखो क्या पूछ रहा है कि कुल लागत, आपको कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील के बीच संबंध पूछ रहा है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए, टीसी है ना, आपका कुल लागत इज इक्वल टू 2FC स्थिर लागत प्लस टीवीसी। अब यहाँ से देखिए हमको कौन सा फॉर्मूला सूट कर रहा है, तो डी ऑप्शन देखिए यहाँ पे टीएफसी बराबर ये जाके उधर माइनस हो जाएगा, तो ये आपका आंसर सही हो लग रहा है मुझे, ठीक है। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। जब किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है लेकिन पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, तब संतुलन कीमत में क्या हो जाएगा आपका 27 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट लग रहा है, वृद्धि होती है। आगे देखो 28 में पूछ रहा है यदि किसी वस्तु की मांग डी तथा पूर्ति एस हो तो बाजार संतुलन की शर्त क्या होगी, तो 28 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डी इज इक्वल टू एस। 29 में देखो क्या पूछ रहा है कि कभी किसी वस्तु का न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजार मूल्य से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अधिक होता है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा फलन पूर्ति के नियम को प्रदर्शित करता है, तो एस इज इक्वल टू एफ पी, ये आपका सही है, 30 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा जहाँ पे एस पूर्ति है। आगे देखिए क्या पूछ रहा है कि मुक्त प्रवेश और निकास की स्थिति में पूर्ण प्रतियोगी बाजार में संतुलन कीमत खाली जगह के बराबर होती है। तो आपका 31 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, न्यूनतम औसत लागत। आगे देखो पूछ रहा है कि एक उत्पादक का उद्देश्य क्या होता है, तो क्या होता है अपना लाभ को अधिकतम करना ही उसका मेन मोटो होता है, मोटिव होता है। आगे देखिए पूछ रहा है कि अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म हानि प्राप्त करने के बावजूद उत्पादन जारी रखता है, जब वस्तु की कीमत तो 33 का आपका सी हो जाएगा, औसत परिवर्तन लागत से अधिक या उसके बराबर होती है। निम्नलिखित में से कौन पूर्ण प्रतियोगिता का एक विशेषता नहीं है, तो पूर्ण प्रतियोगिता का एक विशेषता नहीं है यहाँ पे पूछ रहा है। तो चलिए हम 26 का 34 का मैं बता दूं, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, वस्तु की मांग बेलोचदार होती है तब, ठीक है। आगे देखिए क्या पूछ रहा है 35 में कि किस प्रकार की बाजार संरचना में किसी वस्तु का एक और केवल एक उत्पादक होता है, तो 35 का एक हो जाएगा, एकाधिकार वाला आपने पढ़ा होगा तो उसी में अंतर्गत ये आएगा। आगे देखिए 36 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में स्पष्ट अंतर को व्यक्त करता है, तो 36 का आपको बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, एकाधिकार पूर्ण प्रतियोगी फर्म की तुलना में कीमत अधिक तय करता है और कम मात्रा में बिक्री भी करता है, तो एकाधिकार उसी को कहा जाता है। आगे देखिए एकाधिकार के अंतर्गत कीमत और सीमांत लागत एमसी के बीच क्या संबंध होता है, तो 37 का आपको बी हो जाएगा, पी इज ग्रेटर देन एमसी, है ना। आगे देखिए पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस बाजार संरचना में कीमत और सीमांत लागत में समानता पाई जाती है, तो 38 का आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पूर्ण प्रतियोगिता। आगे देखिए यदि किसी विक्रेता को प्रति 5 रुपया प्रति कीमत इकाई पर 60 इकाई की बिक्री से कुल आगम पूछ रहा है, तो कुल आगम अभी मैंने बताया टोटल प्राइस गुने क्वांटिटी, जितना क्वांटिटी है तो गुना कर दीजिए, तो 6 × 30 300, है ना। आगे देखिए लास्ट में क्या पूछ रहा है कि उत्पादन कर में वृद्धि से किसी वस्तु की पूर्ति क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो इस तरह से मैंने देखिए 40 क्वेश्चन का आपको कंप्लीट करा दिया आंसर। इसी तरह से सेट 2 और सेट 3 जितने भी सेट हैं आपके कंप्लीट कराए जाएंगे, बाकी सब्जेक्ट का भी कराया जाएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगा, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, और भी सब्जेक्ट का यहाँ पे मॉडल पेपर दिया जाएगा, इसके लिए आप चैनल से बने रहें, जुड़े रहें। धन्यवाद।